बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 2, जो कि रिसर्च से रिलेटेड होता है। बेसिकली किसी बुक के अंदर इसका नाम साइकोलॉजिकल साइंस है, किसी के अंदर रिसर्च इन साइकोलॉजी है, ठीक है, या किसी के अंदर बेसिक रिसर्च या इंट्रोडक्शन टू रिसर्च होता है। तो बेसिकली ये रिसर्च से रिलेटेड चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की बुक में अंदर। इसका सेकंड लेक्चर आज हम देखेंगे। कल हमने हाइपोथेसिस पे एंड किया था। हमने हाइपोथेसिस की डेफिनेशन देखी थी और उस पर हमने लेक्चर को ख़त्म कर दिया था। आज हम हाइपोथेसिस को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। हाइपोथेसिस को, उसकी डेफिनेशन को रिपीट करते हैं और आगे इसके जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उसको देखते हैं कि कौन कौन सी बेसिकली टाइप्स के हाइपोथेसिस हम अपनी रिसर्च के अंदर देखते हैं या हमें एक्सपीरियंस करना पड़ते हैं। आज का जो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि सारा लेक्चर लें आप, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं हमने। ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे क्लियर इंशाल्लाह आप लोगों के, जो बहुत कंफ्यूज करते हैं, जो अक्सर गुडमुड हो जाते हैं ना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते। अगर आपको, या तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि इनका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, और या फिर सही से कन्वे नहीं कर पाते, या फिर ये है कि वो याद नहीं रह पाते। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस तरह से इनको पढ़ें कि ये क्लियर भी हो जाए और याद भी रह जाए। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट which we prove, या अब कह सकते हैं कि which we accept or reject after further investigation, that is hypothesis। टेंटेटिव का मतलब होता है कि जो फिक्स ना हो या जो प्रूव्ड ना हो, उसको हमने प्रूव करना हो बाद में। ये सिंपल सी इसकी एक्सप्लेनेशन है, या आप कह सकते हैं डेफिनेशन है। इसकी एग्जांपल, इफ अ प्लांट रिसीव्स मोर सनलाइट देन इट विल ग्रो टॉलर। ये कॉज एंड इफेक्ट वाला हाइपोथेसिस है, ठीक है। इस तरह से मतलब इसको बिल्ड कर सकते हैं हम, अगर कॉज एंड इफेक्ट वाला करना है। इसके अलावा हमारे पास कुछ हाइपोथेसिस होते हैं, वो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की फॉर्म में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस इन विच देयर एग्जिस्ट relationship between two variables, one is called independent variable और cause and other is called dependent variable या फिर effect। यानी कि सिंपली दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप पाया जाए उसको सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है जो आपको अक्सर देखने को मिलती है, a simple hypothesis in which all parameters of the distribution are specified। कि सिंपल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है जिसके अंदर के तमाम जो डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल, या बेसिकली इसके अंदर ना चीजें एग्जैक्टली होती हैं। फॉर एग्जांपल, एज ऑफ इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स इज 18 ईयर्स। अब ये यहाँ पर जो ना स्पेसिफाई किया गया है एक चीज को, पैरामीटर को, यानी कि जब हम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स की बात करेंगे ना, तो वो उसने उसको स्पेसिफाई कैसे कर दिया? उसने बोल दिया 18 ईयर होगी उसकी एजुकेशन एज, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। दैट इज स्पेसिफिकेशन ऑफ पैरामीटर, कि हम किस पैरामीटर के थ्रू उसको मैयर करेंगे। दैट इज आवर सिंपल हाइपोथेसिस, आप कह सकते हैं स्पेसिफाइड पैरामीटर, के जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स होंगे उनकी एज 18 ईयर होगी, ना कम या ज्यादा, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। तो ये स्पेसिफाई कर दिया। कंपोजिट हाइपोथेसिस, अ सिंपल हाइपोथेसिस इन विच ऑल पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट स्पेसिफाइड। ये उसका उलट है। उसके अंदर क्या होता है कि स्पेसिफाई कर दिया जाता है, इसके अंदर जो है स्पेसिफाई नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर, एज ऑफ इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स इज लेस देन 18 ईयर्स। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स की जो एज होती है ना, वो 18 ईयर से कम होती है। अब यहाँ पर देखें, उसने बोला है लेस देन 18 ईयर्स। इसका मतलब क्या होगा कि वो 17.5 साल भी हो सकती है, 17 साल भी हो सकती है, 16 साल भी हो सकती है, या आप कह सकते हैं कि महीनों में भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि आगे पीछे भी हो सकती है, दिनों का फर्क भी हो सकता है। तो ये उन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया पैरामीटर को। इन हाइपोथेसिस, टेस्टिंग अ कंपोजिट हाइपोथेसिस इज अ हाइपोथेसिस व्हिच कवर्स अ सेट ऑफ वैल्यूज। इसके अंदर इसका एक और डेफिनेशन है कि वो हाइपोथेसिस जिसके अंदर सेट ऑफ वैल्यूज कवर हो रही हूँ। अब यहाँ पर भी सेट ऑफ वैल्यूज कवर हो रही हैं, जैसे यानी कि 18 ईयर से कम उसने बोल दिया ना, तो वो कुछ भी हो सकता है, 15, 16, 17, 18, या 18 से कम, 17 से कम, 17, 17.5 से ज्यादा, 17.5 से कम, कुछ भी हो सकता है। नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस क्या होगा? द हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बीइंग स्टडीड। दो वेरिएबल्स के दरमियान जब रिलेशनशिप नहीं होगा, ठीक है, यानी कि एक वेरिएबल दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा, तो वी कैन से दैट दिस इज अ नल हाइपोथेसिस। इसको कैसे लिखते हैं? देयर विल बी नो चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू द मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोई भी चेंज नहीं आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर विद द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देयर इज, दिस इज नल हाइपोथेसिस।
अच्छा, अब देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट अटेंडेंस एंड रिजल्ट। अब यहाँ पर हम बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस हमने ड्रॉ कर लिया, उसको नल हाइपोथेसिस बना लिया कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट अटेंडेंस एंड रिजल्ट। ये हमने इसको नल बना दिया है, ठीक है, हमने इसको कंसीडर कर लिया कि दिस इज आवर नल हाइपोथेसिस, के रिलेशनशिप कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। अभी ये हाइपोथेसिस है, प्रूव नहीं है। वैसे तो अगर कॉमन सेंस के साथ हम देखें ना, तो स्टूडेंट की अटेंडेंस और रिजल्ट के दरमियान में रिलेशनशिप होता है। यानी कि अगर स्टूडेंट की अटेंडेंस होगी तो रिजल्ट अच्छा बनेगा, यानी कि अगर वो क्या क्या उसको बोलते हैं, अगर तो वो रेगुलर है तो वो उसका रिजल्ट भी जाहिर सी बात है अच्छी होगा, अच्छा होगा। अगर रेगुलर नहीं है तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। वैसे तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है जनरली, बट वी मेक इट नल हाइपोथेसिस, ठीक है, हमने इसको बनाया है नल हाइपोथेसिस, नो रिलेशनशिप लगा के, ठीक है। अच्छा, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एज एंड स्किन कलर। अब असल जो नल हाइपोथेसिस है ना, जो ओरिजिनल है, ठीक है, जिसमें रिलेशनशिप एक्चुअली भी जनरली भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एज एंड स्किन कलर। अब स्किन कलर और स्टूडेंट एज में कोई मतलब वो नहीं होता, कोई ताल्लुक ही नहीं बन रहा। कलर में और एज में कोई ताल्लुक नहीं बन रहा, ठीक है। जो स्किन कलर आपका एक दफा बन गया, आपके जीन्स के थ्रू आपको मिल गया, वही कलर रहता है मोस्टली आपकी जो मतलब थ्रू आउट द लाइफ। तो इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये एक्चुअल आप कह सकते हैं, या असल में नल हाइपोथेसिस है। अच्छा, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय सैलरी एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। अब सैलरी और परफॉर्मेंस में, इसमें भी हमने इसको नल हाइपोथेसिस बना दिया खुद से, नो लगा के, ठीक है। देयर इज नो, अब असल वाला नल हाइपोथेसिस देख लेते हैं। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एज एंड सैलरी, कि कोई भी उसकी जो है एज और सैलरी में रिलेशनशिप नहीं होता। अगर देखें तो समटाइम ऐसा होता है कि एज कम है उसकी सैलरी ज्यादा है, ज्यादा सैलरी वालों की जो ज्यादा जो एज वाले उनकी सैलरी कम होती है। जैसे हम अगर फर्ज करें एक पीएन को, और एक पीएन को एक ऑफिसर के साथ कंपेयर करें तो वो डिफरेंस नजर आएगा। पीएन आपको बूढ़े बूढ़े नजर आएंगे, उनकी पे थोड़ी सी होती है। यानी कि यहाँ पर कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा रिलेशनशिप, ये एक्चुअल में असल में नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। जहां पर आ जाए ना देयर इज नो रिलेशनशिप, तो वो नल हाइपोथेसिस ही कहलाएगा, चाहे उसमें जनरली या एक्चुअल में रिलेशनशिप हो या ना हो, वो मैटर ही नहीं करता, वो बाद की बात है। जब हमने नो लगा दिया तो वो नल हाइपोथेसिस ही कहलाएगा। ये बात क्लियर है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये उसका उलट होता है। इसके अंदर ये नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम अपनी रिसर्च के अंदर कंसीडर करते हैं दोनों हाइपोथेसिस को, ठीक है। अगर तो रिलेशनशिप ना एग्जिस्ट करे, हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, तो वो फिर हम हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है, अल्टरनेटिव रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर जाए तो फिर हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो जाता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है? द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेज दैट देयर इज अ रिलेशनशिप, कि इसमें रिलेशनशिप होगा बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट वाला। अच्छा, एन एक्सपेरिमेंटल hypothesis predicts what changes will take place in the dependent variable when the independent variable is manipulated। कि ये बेसिकली बताता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आएगा जब हम मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। यानी कि इसमें क्या होता है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट अटेंडेंस एंड रिजल्ट, इसमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय सैलरी एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, इसमें भी जो है एग्जिस्ट करता है रिलेशनशिप। तो ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। अगर फर्ज कर ले हमारा रिजल्ट ऐसा होता है कि मतलब इन दोनों में रिजल्ट बनता ही नहीं है, हमारा जो फाइनल एनालिसिस होता है, तो फिर हम नल हाइपोथेसिस की तरफ जाएंगे, ये रिजेक्ट हो जाएगा हमारा। अच्छा, उसके बाद स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है हमारा, एक और टाइप है। A statistical hypothesis is a testable statement or proposition about the population parameters of interest that researchers want to investigate using data and statistical methods। ऐसा hypothesis जिसके अंदर डेटा या statistics को यूज किया जाए, that is a statistical hypothesis। Researcher use quantitative data और technique for this hypothesis। के अंदर हम quantitative data या technique को यूज कर रहे होते हैं। For example, average monthly income of lower class family is 20,000। अब यहाँ पर हमने स्टैटिस्टिक को यूज कर लिया, या नंबर को, या आप कह सकते हैं क्वांटिटेटिव फॉर्म में चीजों को लिया है, डेटा को लिया है, कि हमने फैमिलीज का, लोअर क्लास फैमिली की जो इनकम है ना, उसको 20,000 का यहाँ पर कंसीडर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने एवरेज हाइट ऑफ अडल्ट मेल्स इन अ सर्टेन कंट्री इज नॉट इक्वल टू 175 सेंटीमीटर, इसमें भी हमने वो स्टैटिस्टिकल या आप कह सकते हैं क्वांटिटेटिव डेटा ले लिया, तो ये स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट टाइप की हम बात करें, कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। ऐसा हाइपोथेसिस, कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस shows that relationship between or more dependent variables two or more dependent variables or between two or more dependent variable and two or more
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा हाइपोथेसिस जिसके अंदर दो डिपेंडेंट वेरिएबल और दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल और दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को देखा जाए, स्टडी किया जाए, दैट इज कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। यानी कि एक से ज्यादा अगर हाइपोथेसिस होंगे, सॉरी वेरिएबल्स होंगे, यानी कि दो से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो उनमें क्या होगा, रिलेशनशिप फाइंड करना होगा, तो वो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहलाएगा। जैसे ईटिंग मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, अब यहां पर दो वेरिएबल आ गए हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, ईटिंग मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लीड्स टू वेट लॉस एंड ग्लोइंग स्किन, अब यहां पर दो ही डिपेंडेंट वेरिएबल आ गए कि वेट लॉस होगा और ग्लोइंग स्किन आपकी ग्लो करेगी अगर आप वेजिटेबल और फ्रूट्स खाते हैं। ठीक है, तो ये दो दो डिपेंडेंट वेरिएबल, दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ऐसा हाइपोथेसिस जिसके अंदर कोई डायरेक्शन दी गई हो, इसको वन टेल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट्स द नेचर और डायरेक्शन ऑफ द इफेक्ट of the independent variable on the dependent variable. It predicts in which direction the change will take place, कि किस डायरेक्शन में, यहां पर हमारे पास एक डायरेक्शन होती है, इसको वन टेल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ग्रेटर, स्मॉलर, लेस, मोर, दिस इज द डायरेक्शन। ठीक है, ग्रेटर देन या स्मॉलर देन या लेस देन, ये डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल अडल्ट्स कैन करेक्टली रिकॉल मोर वर्ड्स देन चिल्ड्रन, अडल्ट जो है ना ज्यादा वर्ड्स बोल सकते हैं या रिकॉल कर सकते हैं बच्चों की निस्बत, मोर आ गया, डायरेक्शन हो गई। Children never take part in sports are less active than who take part in sports. ऐसे बच्चे जो स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेते वो कम एक्टिव होते हैं। लेस आ गया तो डायरेक्शन आ गई हमारे पास, दिस इज द डायरेक्शन। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ऐसा हाइपोथेसिस जिसके अंदर कोई डायरेक्शन ना दी गई हो, इस हाइपोथेसिस को टू टेल हाइपोथेसिस कहते हैं। याद रखिएगा, वन टेल जिसमें डायरेक्शन बताई गई हो और टू टेल जिसमें डायरेक्शन ना बताई गई हो, यानी कि उसमें कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड, ग्रेटर देन या लेस देन, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, तो इसको टू टेल हाइपोथेसिस बोलते हैं। एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट्स दैट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल हैव एन इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। वो कहता है इफेक्ट तो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट तो है, बट द डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट इज नॉट स्पेसिफाइड, डायरेक्शन नहीं बताई गई, ये नहीं बताया गया कि लेस देन है या ग्रेटर देन है, ये सिर्फ बताता है, क्या बताता है, it just states that there is a relationship, there will be a difference, yeah, there will be a relationship. For example, there is a relationship between the students attendance and result. अब relationship बोल दिया, there is a relationship, relationship क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ये नहीं यहां पर बताया गया। अच्छा, उसके बाद there is a relationship between employee salary and employee performance, ये भी रिलेशनशिप बताया गया है लेकिन डायरेक्शन नहीं बताई गई। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हाइपोथेसिस है हमारे पास एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। An hypothesis, associative hypothesis proposes a relationship or association between two variables without implying a cause and effect relationship. इसमें सिर्फ एसोसिएशन की बात की जाती है, कॉज एंड इफेक्ट की बात नहीं की जाती। इट सजेस्ट दैट चेंजेस इन वन वेरिएबल आर रिलेटेड टू चेंजेस इन अनदर, के एक में चेंज होगा तो दूसरे में मतलब चेंज हो सकता है या होगा, ये वाली बात है। कॉज एंड इफेक्ट को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया जाता है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड स्टडिंग एंड स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस, के बोला जाता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है टाइम स्पेंट में और स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस के अंदर। दिस इज एसोसिएटिव परफॉर्मेंस। ये कैसे होगा एसोसिएटिव परफॉर्मेंस, कंफ्यूज भी हो सकते हैं हम, कैसे पता चलता है। इन दिस हाइपोथेसिस द रिसर्चर इज प्रपोजिंग दैट देयर इज अ स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम स्पेंट स्टडिंग, यानी कि कितना टाइम स्पेंड किया गया है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। However, it does not claim the studying more directly cause improved academic performance or vice versa. अब यहां पर देखो, ऊपर हम एग्जांपल में देखें ना तो हमें लग रहा है कि जैसे कॉज की बात हो रही है, लेकिन अगर इसकी हम एक्सप्लेनेशन को देखें ना, कहता है कि यहां पर ये क्लेम नहीं किया गया कि जो है ना टाइम स्पेंट या टाइम जो है ना एकेडमिक परफॉर्मेंस पर अपना लाजमी तौर पर या डायरेक्टली उसको कॉज कर रहा है एकेडमिक परफॉर्मेंस को, ठीक है, यानी कि ज्यादा पढ़ेगा तो ज्यादा नंबर ले लेगा। वो कहते हैं एग्जैक्टली यहां पर दावा नहीं किया गया, इस हाइपोथेसिस के अंदर दावा नहीं किया जाता, ठीक है, दावा नहीं किया जाता, बस ये बोला जाता कि मतलब कि एसोसिएशन है, कोई ना कोई रिलेशनशिप है। अच्छा, अदर फैक्टर्स, अब वो कैसे, वो कहते हैं सिर्फ अकेले टाइम का नहीं बोला गया, यानी कि टाइम का डायरेक्टली नहीं बोला गया कि यही इफेक्ट करता है एकेडमिक परफॉर्मेंस को। अदर फैक्टर्स
other factors such as individual differences or external influences may be responsible for the observed correlation. हो सकता है कि कुछ और फैक्टर्स भी हों जो अपना रोल प्ले कर रहे हो, जैसे मिसाल के तौर पर बच्चा वैसे ही ज़हीन हो, या बच्चा कम टाइम में ज्यादा पढ़ लेता हो। अब ऐसा भी तो होता है ना कि कम टाइम गुजारता है लेकिन उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस दूसरे बच्चों से बहुत अच्छी है, टाइम वो उतना स्पेंड नहीं कर रहा जितने दूसरे बच्चे आम बच्चे स्पेंड करते हैं। या फिर ऐसा होता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, सारा सारा दिन लगे रहते हैं लेकिन वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, तो डायरेक्टली कॉज की बात नहीं की गई, एसोसिएशन की बात की गई है, यानी कि कॉज यहां पर नहीं एग्जिस्ट कर रहा। चलें आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कॉजल हाइपोथेसिस के, यहां पर एग्जैक्टली कॉज की बात की जाती है। कॉजल हाइपोथेसिस proposes a cause and effect relationship between two or more variables. It suggests that changes in independent variable directly cause changes in dependent variable. यहां पर डायरेक्टली चेंज की बात की जाएगी। फॉर एग्जांपल, लैक ऑफ स्लीप लीड्स टू द लैक ऑफ अटेंशन। अगर स्लीप कम होगी तो उसकी वजह से अटेंशन कम होगी आपकी, यहां पर डायरेक्टली कहा गया कि ये कॉज कर रहा है। अच्छा, लैक ऑफ अटेंशन लीड्स टू द बैड परफॉर्मेंस। अगर अटेंशन कम होगी तो उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। दिस इज कॉजल हाइपोथेसिस। वेरिएबल को देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, और यहाँ पर हम फिर देखेंगे वेरिएबल कैसे बनाते हैं हम, और फिर उसके बाद हम ऑपरेशनल डेफिनेशन देखेंगे कि वो क्या होती है, जो बहुत सारे लोगों का, अक्सर लोगों का जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। ये मेरा भी क्लियर नहीं था, मैंने भी इसको बड़ा टाइम लगा के बड़ा औखा इसको क्लियर किया है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना भी क्लियर है और दूसरों का भी क्लियर हो जाता है जब मैं पढ़ाता हूँ। और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर मीडिएटर मॉडिएटर की बात करेंगे, इंटरवीनिंग या कंफाउंडिंग वेरिएबल की बात करेंगे, एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स की बात करेंगे। इसमें भी बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो उसको भी क्लियर करेंगे इंशाल्लाह आज। वेरिएबल क्या होता है? एन इमेज परसेप्शन और कॉन्सेप्ट दैट इज केपेबल ऑफ मेजरमेंट। ऐसी चीज जो कि मेजर की जा सके, दैट इज वेरिएबल। हेंस, अच्छा यहां पर दो चीजें हैं, दो तरह की डेफिनेशन होगी। एक तो आप हमने हमेशा डेफिनेशन पढ़ी है वेरिएबल की के द ऑब्जेक्ट या थिंग विच वेरीज, ठीक है, या आप कह सकते हैं एंटिटी विच वेरीज, ऐसी चीज जो वेरी कर रही हो विच इज वेरिएबल। ये हमने जनरल डेफिनेशन पढ़ी है हमेशा। लेकिन इसकी एक और डेफिनेशन है कि ऐसी चीज जिसको वी कैन, जो केपेबल हो मेजरमेंट के, ऐसी चीज जिसको मेजर किया जा सके वो वेरिएबल होगी। ऐसी चीज जिसको मेजर ही ना किया जा सके वो वेरिएबल नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लें अपना, ठीक है। एक तो वो चीज जो वेरी कर रही है, यानी कि जिसकी कोई भी वैल्यू हो वो वेरिएबल होगा, और दूसरा ये कि वो मेजरेबल भी होना चाहिए। अगर मेजरेबल नहीं है तो वो वेरिएबल नहीं होगा। आई होप कि ये नई चीज आपने सीखी होगी। अच्छा, हैंस केपेबल ऑफ टेकिंग ऑन डिफरेंट वैल्यूज। एक तो ये कि उसकी, दूसरी ये कि उसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। दिस इज वेरिएबल। इन अदर वर्ड्स, अ कॉन्सेप्ट दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड वेरिएबल। अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर, अ वेरिएबल इज अ प्रॉपर्टी दैट टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज। कर्लिंगर ने ये डेफिनेशन दिया कि ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसी चीज जो कि जिसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हो या हो, दैट इज वेरिएबल। पुटिंग इट रिडंडेंटली, अ वेरिएबल इज समथिंग दैट वेरीज। ऐसा मतलब वेरिएबल ऐसी चीज जो कि वेरी कर रही हो, ठीक है। ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, इनको देख लीजिएगा। दो ही डेफिनेशन है, एक तो मेजरमेंट, दूसरा वेरी कर रही हो। Variable is an attribute that can say assume different values among different people or across different times or place, यानी कि different जगह पर उसकी different value हो, that is variable। अच्छा, a research hypothesis states the existence of a relationship between the variables of interest and the specific direction। एक तो उसकी रिलेशनशिप की बात होती है, कॉज एंड इफेक्ट की बात होती है, दूसरा डायरेक्शन की बात होती है। जब हाइपोथेसिस के अंदर हम इसको यूज करते हैं, वो हमने ऊपर डेफिनेशंस बड़ी देख ली हैं। अब डिफरेंस, अब ये है इंपॉर्टेंट चीज। मैंने मेजरमेंट वाली बात क्यों की है कि जो वेरिएबल है वो ऐसी चीज वेरिएबल कहलाएगी जो मेजर की जा सके। जो मेजर नहीं की जा सकती वो वेरिएबल नहीं होगी। वो अब यहां पर आपको समझ आएगी। ऐसी चीज जो मेजर की जा सके दैट इज वेरिएबल। ऐसी चीज जो मेजर ना की जा सके दैट इज कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट होता है, वो वेरिएबल नहीं होगा। ये क्लियर करते हैं। अच्छा जी, इसको क्लियर करते हैं और मजा आएगा आपको। अच्छा, मेजरेबिलिटी इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल। वो कहता है मेजरेबिलिटी है ना, जो मेजर करना, यही डिफरेंस है कॉन्सेप्ट और वेरिएबल के दरमियान। कॉन्सेप्ट्स आर मेंटल इमेजेस आर परसेप्शंस एंड देयरफॉर देयर मीनिंग्स वेरी मार्केडली फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो कॉन्सेप्ट होगा ना वो हमारी मेंटल इमेजेस हैं या परसेप्शंस हैं, जो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकती हैं, वेरी कर सकती हैं, ठीक है। मैं जब उनको देखूंगा या समझने की कोशिश करूंगा या मैं उस बारे में सोचूंगा तो वो मेरा डिफरेंट हो सकता है, मीनिंग आपका डिफरेंट हो सकता है। वेयर एज वेरिएबल्स आर मेजरेबल, जबकि जो
वेरिएबल होंगे ना वो मेजरेबल होंगे, ऑफ कोर्स विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ एक्यूरेसी, इसमें जो है ना उसकी जो वैल्यू है वो वेरी कर सकती है। अच्छा, कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी मेजर्ड वेयर एज अ वेरिएबल कैन बी सब्जेक्टेड टू मेजरमेंट बाई क्रूड रिफाइंड और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। कॉन्सेप्ट को मेजर नहीं कर सकते जबकि वेरिएबल को मेजर किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट्स आर सब्जेक्टिव, concepts are subjective impressions which if measured as such would cause problem in comparing responses obtained from different respondents। वो कहते हैं कि कॉन्सेप्ट एक सब्जेक्टिव इंप्रेशन होता है, अगर उसको मेजर करने की कोशिश करें तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? मेरे मामले में उसकी डेफिनेशन और है, आपके मामले में उसकी डेफिनेशन और हो सकती है। वो मतलब वो हमारे हमें कोई ऐसे वैल्यूएबल या ऑथेंटिक रिजल्ट नहीं मिलेंगे अगर हम कॉन्सेप्ट को मेजर करने की कोशिश करेंगे या उसको मतलब अंडरस्टैंड करके यूज करने की कोशिश करेंगे, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। इट इज देयर फॉर इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्सेप्ट टू बी कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल्स। अब इस प्रॉब्लम का हल क्या होता है कि कॉन्सेप्ट जो है ना वेरी कर रहे होते हैं ना, पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका बेहतरीन मतलब इसका बेहतरीन जो सोल्यूशन यही है कि कॉन्सेप्ट को पहले वेरिएबल बनाया जाए। जब वेरिएबल बनाएंगे उसके बाद ही वो आपका बेहतर तौर पर यूज हो सकता है ऑथेंटिसिटी के साथ। आइदर डायरेक्टली या थ्रू अ सेट ऑफ इंडिकेटर्स, या तो उसको डायरेक्टली हम वेरिएबल बनाते हैं या फिर इंडिकेटर्स के थ्रू वेरिएबल बनाते हैं। as they can be subjected to measurement even though the degree of precision with which they can be measured markedly varies from one measurement scale to another। मतलब कि वो जब उसकी मेजरमेंट हम बना लेते हैं ना, वो कहते हैं कि वो स्केल टू स्केल तो वेरी कर सकती है, लेकिन ये कि वो हमारे पास एक ऑथेंटिक उसका वो सोर्स आ जाता है उसको मेजर करने का, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट सब्जेक्टिव इंप्रेशन होता है, नो यूनिफॉर्मिटी एज टू इट्स अंडरस्टैंडिंग अमंग डिफरेंट पीपल, यानी कि डिफरेंट पीपल जो डिफरेंट लोगों के मामले में ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, यानी कि ये एक ही मीनिंग नहीं होगा कॉन्सेप्ट का। एज सच कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको मेजर भी नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर इफेक्टिवनेस, अगर मैं आपको बोलूं इफेक्टिवनेस इसको मेजर करें, चलो इफेक्टिवनेस को साइड पे कर देता हूं, मैं आपसे पूछता हूं मुझे बताइएगा इसको मेजर किया जा सकता है या नहीं। मैं अगर आपको बोलूं सवाब, सवाब इसको मेजर किया जा सकता है। मैं आपको बोलूं गुनाह, इसको मेजर किया जा सकता है, बताएं। हम सवाब को मेजर नहीं कर सकते, हम गुनाह को मेजर नहीं कर सकते, और कौन सी चीज आपके ख्याल में जिसको हम मेजर नहीं कर सकते? हम दुआ को मेजर नहीं कर सकते, हम बद्दुआ को मेजर नहीं कर सकते, हम हम ब्यूटी को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। हम हैप्पीनेस को भी मेजर नहीं कर सकते। अगर जनरली देखें तो हमारे पास मतलब हम इसको किसी भी तरह से तोल नहीं सकते कि हैप्पीनेस क्या है, कैसे कितनी हैप्पीनेस कितनी है। मिसाल के तौर पर अब आपको बोलें कि जो हैप्पीनेस है, अगर किसी के घर में बेटा पैदा हुआ है तो वो उसके लिए हैप्पीनेस है। हो सकता है कि वो एक एक के लिए तो हैप्पीनेस की वजह हो, दूसरे के लिए ना हो। या आप कह सकते हैं कि एक बंदे ने अगर उसको 17 ग्रेड की जॉब मिल गई है तो वो उसके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, लेकिन एक दूसरा बंदा है उसने 17 ग्रेड की जॉब को रिजेक्ट कर दिया, तो वो फिर हैप्पीनेस किधर गई, मतलब वो मेजरमेंट वाला पैमाना किधर गया, मतलब उसको मेजर नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इसकी। इफेक्टिवनेस, सेटिस्फेक्शन सॉरी, इम्पैक्ट है, एक्सीलेंट एक्सीलेंस है, हायर अचीवर है, उसके बाद सेल्फ एस्टीम है, रिच है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं जिनको मेजर किया जा सकता है? जैसे जेंडर है, मेल एंड फीमेल मेजर किया जा सकता है। एटीट्यूड, पॉजिटिव नेगेटिव। एज यानी कि सालों में और महीनों में। इनकम ये भी मेजर की जा सकती है। वेट को मेजर किया जा सकता है, हाइट को मेजर किया जा सकता है, रिलीजन को मेजर किया जा सकता है, यानी कि देखा जा सकता है कौन सा रिलीजन है, ठीक है। दे आर वेरिएबल्स बेसिकली। और जिनको मेजर नहीं किया जा सकता दे आर कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, अब आप लोग ये बोलेंगे कि सर सेटिस्फेक्शन को तो हम मेजर कर सकते हैं, हम सेल्फ एस्टीम को भी मेजर कर सकते हैं, हमारे पास स्केल्स मौजूद हैं, हम एक्सीलेंस को भी मेजर कर सकते हैं, हम रिचनेस को भी मेजर कर सकते हैं, हम इफेक्टिवनेस को भी मेजर कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं उस वक्त की जब इनको वेरिएबल नहीं बनाया गया था। आज ये सारे वेरिएबल बनाए जा चुके हैं। सेटिस्फेक्शन को भी वेरिएबल बनाया गया है, सेल्फ एस्टीम को भी मतलब कि वेरिएबल बनाया गया है, रिचनेस को भी वेरिएबल बनाया गया है। मैं कह रहा हूं वेरिएबल बनाने से पहले की बात, अगर फर्ज करें मैं कहता हूं कि कोई इनका सेटिस्फेक्शन का कोई स्केल नहीं है हमारे पास, तो बताएं कैसे मेजर करेंगे? नहीं मेजर किया जा सकता, ठीक है। इनको अगर आप इस चीज को मतलब लेके होंगे ना, मतलब कि इनको मेजर किया जा सकता है, हमारे पास स्केल्स हैं, तो वो अभी बनाए गए हैं ना, उनको वेरिएबल बनाया गया है, फिर ही वो क्या है
मेजरेबल हुए हैं, फिर ही वेरिएबल बने हैं। पहले स्केल बनाने से पहले उनको मेजर नहीं किया जा सकता था। अच्छा, अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट को वेरिएबल में कैसे हम मतलब उसको चेंज करते हैं। हाउ बेसिकली वी कन्वर्ट अ कॉन्सेप्ट इनटू वेरिएबल। अगर आपको भी कभी करना पड़ जाए ना ऐसी चीज जो बेसिकली आपको लगे कि यार ये तो ये वेरिएबल मतलब कि मेजरेबल है ही नहीं, तो उसको फिर मेजरेबल आप बनाएंगे। मेजरेबल जब बन गया तो वो ऑटोमेटिकली वेरिएबल बन जाएगा। कैसे करते हैं वो, हम करते हैं ऑपरेशनलाइजेशन के जरिए। ठीक है, यानी कि ऑपरेशनलाइजेशन एक प्रोसेस होता है। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड क्वांटिफाइंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट so that they can be measured and studied in a research or scientific context. ऑपरेशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं और उसको क्वांटिफाई करते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो जो बेसिकली फिजिकली या वैसे हम उसको देखने अंडरस्टैंड नहीं कर सकते या मेजर नहीं कर सकते, उसको हम क्वांटिफाई करते हैं, बकायदा हम उसको वैल्यू देते हैं। जब हम उसको वैल्यू देते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको ये मिसाल, ये मैं आपसे पूछूं जनाब कि कोई बंदा कितना रिच होगा, ये एग्जांपल नीचे भी लिखी हुई है। अब यहां पर रिचनेस की हम देख लेते हैं मिसाल। ये मैंने लिखा वर्ड रिच। कोई बंदा रिच है ये कैसे पता चलेगा? अभी ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वेरिएबल नहीं बना। कोई बंदा कि रिच है या नहीं है ये कैसे डिफाइन होगा? हमारे पास इसका कोई वो पैमाना नहीं है। ठीक है, आप देखो ना, अगर मिसाल के तौर पर आप मुझे बोलते हैं, अगर मेरे ख्याल में मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास 5 करोड़ होगा तो मैं अमीर हूं। ठीक है, मेरे पास 5 करोड़ होगा तो मैं अमीर हूं, मेरा ये मेरी डेफिनेशन है। लेकिन एक बंदे के पास 50 करोड़ है, वो कहता है यार ये कम है। ठीक है, वो उस 50 करोड़ को भी कम मान रहा है, तो फिर वो मेरी जो डेफिनेशन है अमीर वाली वो किधर गई? इसी तरह से एक बंदे के पास, मेरे पास 5 करोड़ है, मैं कहता हूँ अमीर हूँ। एक बंदे के पास 50 करोड़ है, वो कहता है मैं अमीर हूँ। यानी कि एक सब्जी वाले के पास अगर 10 लाख भी है ना उसके पास जमा हुआ, तो वो कहेगा यार मैं अमीर बंदा हूं। अब ये रिचनेस को मेजर ही नहीं किया जा सकता। फिर हम इसको क्या करते हैं, इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करेंगे। हम रिचनेस की एक डेफिनेशन बनाएंगे कि किस बंदे के पास इस खित्ते के अंदर, या मिसाल के तौर पर पंजाब के अंदर एक बंदे के पास अगर 10 करोड़ रुपए की असासे या 10 करोड़ रुपए उसके पास कैश वगैरह है, तो वो अमीर रिच कंसीडर होगा। ठीक है, हम ये डिफाइन करेंगे। इस चीज को जब हमने डिफाइन कर लिया कि जिस बंदे के पास पंजाब के अंदर 10 करोड़ रुपए है, उसके पास असासे या उसके पास कैश की सूरत में होगा, तो वो अमीर कंसीडर होगा। जो फिर उस आप कह सकते हैं लेवल को टच कर लेगा 10 करोड़ वाले को, वो अमीर कंसीडर करेंगे हम। जो उससे नीचे होगा उसको अमीर वाली कैटेगरी में लिखेंगे ही नहीं हम। जब रिच को हम इस तरह से डिफाइन कर देंगे कि 10 करोड़ वाला अमीर होगा, तो वो फिर कॉन्सेप्ट से एक वेरिएबल बन चुका होगा। दैट इज ऑपरेशनलाइजेशन। अच्छा, in many fields especially in social sciences and empirical research, researcher often deal with abstract concept, यानी कि इस तरह के बहुत से कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके साथ डील करते हैं रिसर्चर। ठीक है, उनको डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। फिर वो ऑपरेशनलाइजेशन का प्रोसेस या उसको यूज करते हैं ऑप्शन को। ऑपरेशनलाइजेशन प्रोवाइड्स अ क्लियर एंड कंक्रीट वे टू ट्रांसफॉर्म दीज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स इनटू ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल वेरिएबल्स, मेकिंग देम अमेनेबल टू डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। जिसको मतलब फिर उसको डेटा कलेक्शन में वो हेल्प करता है, एनालिसिस में इजी हो जाता है जब उसको हम वेरिएबल बना लेते हैं। इन मोस्ट केसेस टू ऑपरेशनलाइज अ कॉन्सेप्ट यू फर्स्ट नीड टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग इंडिकेटर्स, यानी कि हमें पहले इंडिकेटर्स देखने होते हैं कि किन इंडिकेटर्स की बेस पे हम उसको गरीब या अमीर बोलेंगे। आ सेट ऑफ क्राइटेरिया रिफ्लेक्टिव टू कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट को वेरिएबल बनाने के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया डिफाइन होना चाहिए ना। हम एक क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे, क्राइटेरिया बनाएंगे, विच कैन देन बी कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल, जिसके बाद हम उसको वेरिएबल में डिफाइन कन्वर्ट कर देंगे। द चॉइस ऑफ इंडिकेटर्स फॉर कॉन्सेप्ट माइट वेरी विद द रिसर्चर, बट दोज selected must have a logical link with the concept। वो कहते हैं रिसर्चर टू रिसर्चर ये वेरी भी कर सकते हैं, ये जो इंडिकेटर्स हम डिफाइन करेंगे, लेकिन ये कि वो लॉजिकल लिंक होना चाहिए उनका आपस में। सम कॉन्सेप्ट सच एज रिच in terms of wealth can easily be converted into indicators and then variables, यानी कि पहले हम रिचनेस को जो है ना कॉन्सेप्ट है ना हमारे पास, इसको हम पहले डिफाइन करेंगे, इसके इंडिकेटर्स डिफाइन करेंगे, उसके बाद जब हम डिफाइन कर लेंगे रिचनेस को, फिर वो ऑटोमेटिकली वेरिएबल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर डिसाइड to decide objectively if a person is rich, one first needs to decide upon the indicators of the wealth, कि इंडिकेटर्स पहले बताएंगे कि वो कौन कौन से इंडिकेटर्स है जिसकी बेस पे हम उसको अमीर बोल सकते हैं। हम फिर उसका क्या असासे वगैरह देखेंगे, उसके पास जो कैश है उसको देखेंगे, सारी चीजें देखने के बाद हम फिर डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाउस है, बोट है, कार है, इन्वेस्टमेंट आर इंडिकेटर्स ऑफ द एसेट्स,
ये सारे इंडिकेटर्स हैं उसके एसेट्स के, कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ द बेस्ड अपॉन अवेलेबल ईच वन इनटू डॉलर, फिर हम इसको डॉलर्स में या कैश वगैरह में इसका अंदाजा लगा के फिर क्या करते हैं, उसको इसमें मतलब वेरिएबल में डिफाइन कर देते हैं। वन ऑफ द मेन डिफरेंसेस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज इज in the area of variables in qualitative research as it usually involves studying perceptions। यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर तो मसला ही कोई नहीं होता ना, क्योंकि उसके अंदर कौन सा हमने क्वांटिटी की फॉर्म में लेना होता है, वो तो हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा ही होता है, उसी के फॉर्म में हमने आगे बढ़ना होता है। जबकि क्वांटिटेटिव में हमें लाजमी तौर पर स्टैटिस्टिकल फॉर्म में डेटा चाहिए होता है, तो उसके लिए फिर हमें क्लियर इंडिकेटर्स चाहिए होते हैं हर वेरिएबल के लिए। अब आ जाते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। व्हाट इज ऑपरेशनल डेफिनेशन? ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होता है, जल्दी से बताए कोई, आप में से अगर किसी को आइडिया है तो। व्हाट इज ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल? जब आप रिसर्च करते हैं या रिसर्च की होगी आपने, आपने डिफाइन किया होगा ना, हर रिसर्च के अंदर हमने प्रपोजल के अंदर हमने बताना होता है ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ योर वेरिएबल्स। एन ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल इज अ क्लियर एंड स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो क्या करती है, दैट डिफाइंस हाउ वेरिएबल विल बी मेजर्ड इन अ पर्टिकुलर स्टडी और एक्सपेरिमेंट। ये आधी लाइन सिर्फ डेफिनेशन है उसकी, ये आधी लाइन आपकी ऑपरेशनल डेफिनेशन की, कि हाउ द वेरिएबल विल बी मेजर्ड इन अ पर्टिकुलर स्टडी और एक्सपेरिमेंट। किसी भी स्टडी के अंदर, किसी भी एक्सपेरिमेंट या किसी भी रिसर्च के अंदर ये बताना कि बेसिकली हम किसी वेरिएबल को किस तरह से मेजर करेंगे उस रिसर्च के अंदर, उस पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर, दैट इज ऑपरेशनल डेफिनेशन। मिसाल के तौर पर अगर आप डिप्रेशन की बात करते हैं, अगर आप डिप्रेशन का कोई पर्टिकुलर स्केल यूज करता है वो उसको मेजर करेंगे, तो दैट इज योर ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ डिप्रेशन वेरिएबल। अगर आप, मैं सेल्फ एस्टीम की बात करूं तो सेल्फ एस्टीम का स्केल आप यूज करते हुए जिसका भी यूज करें, मेजर करेंगे, तो आप जब वो बात बता रहे होते हैं ना कि आई विल मेजर सेल्फ एस्टीम विद दिस स्केल गिवन बाय डैश डैश डैश, तो दैट इज द ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ योर वेरिएबल सेल्फ एस्टीम। सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है या कोई इसमें ऐसी कॉम्प्लिकेटेड इसकी बात थी नहीं कि आप कैसे मेजर करेंगे, यही उसकी डेफिनेशन है। It provides a practical description of the variable in terms of the procedure or operations used to observe or manipulate it। कि ये आपको टर्म्स या प्रोसीजर बताएगा, ऑपरेशंस बताएगा कि हाउ बेसिकली यू विल ऑब्जर्व या मैनिपुलेट इट, कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे मैनिपुलेट करेंगे, ये ऑपरेशनल डेफिनेशन ने बताना होता है। द पर्पस ऑफ एन ऑपरेशनल डेफिनेशन इज टू मेक द वेरिएबल मेजरेबल एंड रेप्लिकेबल। एक तो इसका मतलब होता है कि आपके लिए वो मेजरेबल बन जाए, दूसरा रेप्लिकेबल, कि आपने किसी पर्टिकुलर चीज के अंदर या पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो वेरिएबल्स लिए थे उनको आपने जब मेजर किया है ना, वो किस तरह से मेजर किया है, एक तो ये कि वो मेजरेबल हो जाए, दूसरा ये कि वो फिर अगर बाद में किसी और जगह पर भी अप्लाई करना हो ना, तो वो पता हो कि बेसिकली हमने उस स्टडी के अंदर किस तरह से मेजर किया था वो वेरिएबल, तो उसको जहां मर्जी रेप्लिकेबल करके आप रेप्लिकेट करके आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है, देख सकते हैं। इंश्योरिंग दैट अदर रिसर्चर्स कैन यूज द सेम डेफिनेशन टू कंडक्ट सिमिलर स्टडीज। अगर उन्होंने मतलब अदर रिसर्चर्स ने भी यूज करना हो तो आप उसको भी एक गाइडलाइन मिल जाए कि बेसिकली किस तरह से हम इस पर्टिकुलर स्टडी के अंदर किसी वेरिएबल को यूज कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। द टर्म ऑपरेशनल डेफिनेशन रेफर्स टू द प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ हाउ अ वेरिएबल इज मेजर्ड आर मैनिपुलेटेड बाय रिसर्चर। या तो उसको मेजर कैसे करेंगे ये होगी डेफिनेशन, या फिर हाउ यू विल मैनिपुलेट दैट वेरिएबल, ये भी उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन ही होगी। फॉर एग्जांपल, डिप्रेशन माइट बी ऑपरेशनली डिफाइंड बाय द स्कोर ऑन अ चेकलिस्ट। आप मतलब के चेकलिस्ट पर जो स्कोर है उसके थ्रू आप बयान करेंगे डिप्रेशन को या देखेंगे, चेक करेंगे, दैट इज द ऑपरेशनल डेफिनेशन। और इंटेलिजेंस माइट बी ऑपरेशनली डिफाइंड एज द रिजल्ट ऑफ एन आईक्यू टेस्ट। आईक्यू टेस्ट की बेस पे जब आप इंटेलिजेंस का अंदाजा लगा रहे हैं या उसको देख रहे हैं, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस वेरिएबल। ठीक है, when an operational definition is used, जब इसको यूज किया जाता है, then everyone knows precisely what a researcher means by an otherwise vague term like depression or intelligence। वो कहते हैं कि जब आप ऑपरेशनल डेफिनेशन बता रहे हैं ना किसी चीज की, किसी रिसर्च के अंदर या प्रपोजल के अंदर, कि दिस इज द ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ माई वेरिएबल, तो फिर हर बंदे को ये क्लियर हो जाता है कि बेसिकली इससे इसका मतलब क्या है, हाउ बेसिकली ही विल मेजर या शी विल मेजर, या हाउ शी विल कवर या गैदर डेटा विद दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन और पर्टिकुलर स्केल, या कोई भी चीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस की हम मिसाल लें,
अब हैप्पीनेस का फर्ज करिए इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन हमने बयान करनी है या बनानी है, तो कैसे हम इसकी बना सकते हैं? नंबर ऑफ स्माइल्स इन अ गिवन टाइम पीरियड, आप किसी भी टाइम पीरियड के अंदर आप कह सकते हैं, अगर हमने हैप्पीनेस चेक करनी है ना किसी बंदे की, तो आप डेफिनेशन उसकी बता रहे हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ किसी भी पीरियड के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर आप बता सकते हैं कि अगर वो फर्ज करे 5 मिनट के अंदर अगर 10 दफा स्माइल करता है या करती है, तो दैट इज द साइन ऑफ हैप्पीनेस। आप फिर उसको समझ लें कि उसके पास उसमें हैप्पीनेस है, ठीक है, वो हैप्पी है बंदा या बंदी। तो ये ऑपरेशनल डेफिनेशन होगी। अब डिफरेंट ऑपरेशनल डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ पर, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। एज यू रीड थ्रू दिस लिस्ट, नोट दैट वेरिएबल्स आर वेरी स्पेसिफिक। दिस स्पेसिफिसिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर टू रीजंस। जो ऑपरेशनल डेफिनेशन होती है ना वो स्पेसिफिक होती है, ठीक है, किसी भी जो है ना वेरिएबल की। अब स्पेसिफिक जो होती है ना वो वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। उन स्पेसिफिक के दो रीजंस हो सकती हैं या दो वजूहात हो सकती हैं। फर्स्ट, the more specific definition may mean that there is less danger that the collected data will be misunderstood by others। अब वो कहते हैं इस डेफिनेशन का एक तो मतलब ये होगा कि इसमें किसी तरह के कोई कंफ्यूजन, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना आपको, यानी कि या ना रिसर्चर को, ना जो पार्टिसिपेंट होगा, ना जो आपकी रिसर्च को पढ़ने वाले होंगे, किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी या किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाउ बेसिकली ये कैसे इसने चीजों को इकट्ठा किया या कैसे ये रिजल्ट्स निकाल लिए हैं। जब उसके सामने ऑपरेशनल डेफिनेशन होगी तो वो क्लियरली चीजों को अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये बेसिकली कैसे कैसे चीजें हुई हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्या चीज है? सेकंड, स्पेसिफिक डेफिनेशंस विल इनेबल फ्यूचर रिसर्चर्स टू रिप्लिकेट द रिसर्च। फिर फ्यूचर में जो रिसर्चेस होनी होती है, जो दूसरे रिसर्चर्स होते हैं, उनके लिए ये फायदेमंद हो जाती है डेफिनेशन के यार, जो रिसर्चर पहले हुई हैं किसी वेरिएबल को लेकर यूज करते हुए, तो वो कैसे बेसिकली हुई हैं। डिफरेंट डेफिनेशन है हमारे पास। अग्रेशन है, अग्रेशन की अगर हम ऑपरेशनल डेफिनेशन की बात करें, नंबर ऑफ presses of a button that administers shock to another student, number of seconds taken to honk the horn at the car। अगर अग्रेशन की बात करनी है तो कोई आप देखेंगे कि कोई बंदा कितना अग्रेसिव है, तो आप कह सकते हैं उसको ट्रैफिक में आप देख लें, ऑब्जर्व करें, गाड़ी चलाते हुए देख लें कि वो कितनी दफा हॉर्न बजाता है, बिला वजह हॉर्न बजाता है, या मतलब के ग्रीन लाइट पर वो किस तरह से बिहेव करता है। ये एग्रेशन की आपके डेफिनेशन हो सकती है। उसके बाद इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की अगर बात करें, नंबर ऑफ इंचेस दैट एन इंडिविजुअल प्लेसेस हिज और हर चेयर अवे फ्रॉम अनदर पर्सन। ये इंटरपर्सनल इंटरेक्शन की अगर अट्रैक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस प्लेस पर या कितने फासले पर वो कोई बैठता है। उसके बाद नंबर ऑफ मिलीमीटर्स ऑफ प्यूपल डायलेशन व्हेन वन पर्सन लुक्स एट अनदर, जब एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, नंबर ऑफ डेज पर मंथ एंड एम्प्लॉय शोज अप टू वर्क ऑन टाइम। अब एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन अगर देखनी हो तो आप ये देखें कि वो महीने में कितने दिन टाइम पर आया है। अगर तो वो डेली टाइम पर आता है या टाइम से पहले आ जाता है, तो इसका मतलब ही और शी इज वेरी सेटिस्फाइड विद हिज और हर जॉब, ठीक है। तो ये ऑपरेशनल डेफिनेशन है। इसी तरह रेटिंग ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, ये आप कह सकते हो। डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, डिप्रेशन है, ये इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हो सकती हैं जो आप बना सकते हो। नंबर ऑफ नेगेटिव वर्ड्स यूज्ड इन अ क्रिएटिव स्टोरी, ये डिप्रेशन को शो करेगा, ठीक है, कितनी दफा शो हुआ, कितनी दफा उसने यूज किया। नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स मेड विद द साइकोथेरेपिस्ट, कितनी दफा उसने साइकोथेरेपिस्ट के साथ मतलब अपने असाइनमेंट सेशंस लिए हैं या अपॉइंटमेंट्स लिए हैं, ये डेफिनेशन हो सकती है डिप्रेशन की। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं आपके पास। द कॉजल रिलेशनशिप, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट वाला बात हो रही होती है। स्टडी की डिजाइन के हिसाब से वेरिएबल होते हैं, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट के हिसाब से वेरिएबल होते हैं। अच्छा, द फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कॉजल रिलेशनशिप, कॉजल रिलेशनशिप के अंदर तीन सिचुएशंस होती हैं वेरिएबल को लेकर, ठीक है। एक तो वेरिएबल्स चेंज वेरिएबल होते हैं, आउटकम वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल्स विच अफेक्ट और इन्फ्लुएंस, जो लिंक होता है कॉज एंड इफेक्ट का, वो वेरिएबल होते हैं। यानी कि वेरिएबल चार तरह से वो कहते हैं इफेक्ट करते हैं आपके स्टडीज के अंदर। एक तो चेंज वेरिएबल होते हैं, जो चेंज मतलब जिसकी वजह से चेंज आता है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो आउटकम वेरिएबल वो डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अलावा वेरिएबल्स विच अफेक्ट और इन्फ्लुएंस लिंक बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, जो उस लिंक को कॉज करते हैं। कनेक्टिंग और लिंकिंग वेरिएबल्स विच इन सर्टन सिचुएशंस आर नेसेसरी टू कंप्लीट द रिलेशनशिप, जो कॉज एंड इफेक्ट वाले जो रिलेशनशिप को कंप्लीट करने के लिए जो वेरिएबल्स होते हैं, वो वेरिएबल क्या होते हैं, कनेक्टिंग वेरिएबल्स होते हैं।
ठीक है, ये मतलब इस तरह के 4 तरह के रिलेशनशिप्स डेवलप आप कह सकते हैं एग्जिस्ट करते हैं आपकी इस रिसर्च के प्रोसेस में जब वेरिएबल्स की बात होती है। अच्छा, हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं उनको देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? cause supposed to be responsible for bringing about change in a phenomena or situation. For example, relationship between a new drug एंड ब्लड प्रेशर रिडक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास एक हाइपोथेसिस है कि हमने न्यू ड्रग को देखना है कि वो किस तरह से ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है। अब ये जो ड्रग है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो ब्लड प्रेशर है जो जिसको हम चेक कर रहे हैं, जो कम या ज्यादा होगा, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यानी कि जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये दूसरी डेफिनेशन है। द वेरिएबल विच वी मैनिपुलेट दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द वेरिएबल विच वी कैन नॉट या विच वी डू नॉट मैनिपुलेट दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो आउटकम और चेंज ब्रॉट अबाउट बाय इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होता है, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो चेंज जिस वेरिएबल में चेंज आता है, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। या इसको और तरह से डिफाइन कर लेते हैं कि वेरिएबल विच वी डू नॉट मैनिपुलेट, ऐसा वेरिएबल जिसको हम मैनिपुलेट नहीं करते, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डेफिनेशन आप खुद ही बना लेते हो उसकी डिफरेंट एंगल्स के साथ। जैसे न्यू ड्रग को देखना है कि वो कैसे ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट करती है, रिड्यूस करती है या नहीं करती, तो जो ड्रग है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो ब्लड प्रेशर में रिडक्शन होना या ब्लड प्रेशर को चेक करना, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहां पर हम जो है ना मैनिपुलेट करेंगे ड्रग को। अगर हमने देखना, अगर हमने फर्ज करो पहले कम ड्रग दी है, तो उसका इफेक्ट देखेंगे ब्लड प्रेशर पर हो रहा है या नहीं हो रहा। फर्ज करें नहीं हुआ, तो फिर हम ड्रग को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, अगर फर्ज करो उस पर उससे भी नहीं असर आता, हम थोड़ी सी और इंक्रीज कर देंगे। हम ड्रग वाला जो वेरिएबल यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। हम डिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं छेड़ रहे, हम ब्लड प्रेशर को नहीं छेड़ रहे, कभी छेड़ेंगे भी नहीं। हमने चूंकि चेक ही ड्रग को करना है, तो हम ड्रग को ही कम या ज्यादा करेंगे, उसी को यानी कि मैनिपुलेट करेंगे, डिपेंडेंट को नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ये कॉन्सेप्ट जो कंफ्यूज करता है, फिर कंफाउंडिंग वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जो कंफ्यूज करता है, उसको देखते हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इसका मैंने सिंपल सा एक मीनिंग बनाया है। एन एक्सट्रेनियस वेरिएबल इज एनी वेरिएबल अदर देन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल दैट में इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ स्टडी। वो तमाम वेरिएबल्स जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा आपकी स्टडी के अंदर मौजूद होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? या अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा जितने भी वेरिएबल होते हैं, दैट इज एक्सट्रेनियस वेरिएबल। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं। एक्सट्रेनियस को आप समझाने के लिए मैं लिख देता हूं एक्स्ट्रा वेरिएबल। ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा और क्लियर हो जाएं इस मामले में। एक्सट्रेनियस वेरिएबल को मैं बोलता हूं एक्स्ट्रा वेरिएबल, यानी कि वो तमाम वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा होंगे, दैट और एक्सट्रेनियस वेरिएबल, एक्स्ट्रा यानी कि वेरिएबल्स। दीज वेरिएबल्स आर नॉट ऑफ प्राइमरी इंटरेस्ट टू द रिसर्चर, यानी कि रिसर्चर को इससे कोई गर्ज नहीं होती। रिसर्चर के लिए वो मतलब उन वेरिएबल्स को वो कंसीडर नहीं कर रहा होता रिसर्च के अंदर। ठीक है, उसका जो मेन कंसर्न तो होता है ना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो ये वेरिएबल्स के साथ उसका कंसर्न नहीं होता। बट देयर प्रेजेंस कैन लीड टू कंफाउंडिंग और पोटेंशियली इंपैक्ट द वैलिडिटी ऑफ द स्टडी। लेकिन इनकी जो मौजूदगी है ना, वो आपकी स्टडी को किसी ना किसी तरीके से इंपैक्ट कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है। Several other factors operating in a real life situation में affect changes in the dependent variable। बहुत से दूसरे फैक्ट हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं। These factors not measured in the study, इनको मेजर नहीं किया जाता। may increase or decrease the magnitude or strength of the relationship, जो आपके इनको मेजर तो नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ये जो हमारा कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप होता है ना डिफरेंट दो वेरिएबल्स के दरमियान में, उसको क्या कर सकते हैं, इंपैक्ट कर सकते हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। Researchers try to control extraneous variables to minimize their effects on the dependent variable। वो कोशिश करते हैं इसको मतलब कंट्रोल करने की। This is basically typically done through the randomization। randomization के थ्रू किया जा सकता है, मैचिंग के थ्रू किया जा सकता है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यानी कि रिग्रेशन के थ्रू इसका सरजाइल किया जाता है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कोवेरिएंस यानी कि एनकोवा के थ्रू उसको किया जाता है, उसके असर को जाहिर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन एग्जांपल देख लेते हैं। इन अ स्टडी एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ न्यू ड्रग एंड ब्लड प्रेशर रिडक्शन, जो हमने ऊपर देखी थी। अब यहाँ पर दो वेरिएबल थे हमारे पास, इंडिपेंडेंट यानी कि ड्रग, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था हमारे पास, ब्लड प्रेशर। ठीक है, दो वेरिएबल।
इन्हीं को हमने देखना है बेसिकली, इन दोनों का आपस में क्या मामला चलता है इसी को देखना है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ वेरिएबल्स मौजूद होंगे जो कि आपके इस रिजल्ट को इफेक्ट कर रहे होंगे, आपकी इस रिसर्च को इफेक्ट कर रहे होंगे। फैक्टर्स लाइक पार्टिसिपेंट्स एज, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी एंड ओवरऑल हेल्थ स्टेटस कुड बी एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ये तमाम जो फैक्टर्स है ना, ये उसके मतलब के एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो सकते हैं। यानी कि उसकी जो जिस पर आप जो ड्रग अप्लाई कर रहे हैं उसकी एज भी मैटर करेगी ना। अगर यंग ब्लड होगा, यंग एज का बंदा होगा तो वो उस पर इफेक्ट और तरह से करेगी जो ड्रग होगी। अगर ज्यादा एज का बंदा होगा उस पर और तरह से करेगी। इसी तरह से उसकी जो डाइट है उस वो भी इफेक्ट करेगी। फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल उसकी हेल्थ है वो भी इफेक्ट करेगी। ठीक है, वो भी आपके इस एक्सपेरिमेंट को इधर उधर हिला सकती है, आपके रिजल्ट्स को हिला सकती है। अच्छा, इफ दीज वेरिएबल्स आर नॉट कंट्रोल्ड, अगर इनको कंट्रोल ना किया जाए या अकाउंट ना किया जाए, दे कुड कंफाउंड द रिजल्ट्स, यानी कि रिजल्ट्स के अंदर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं या आप कह सकते हैं कि चेंजेस ला सकते हैं। एंड मेक इट डिफिकल्ट टू डिटरमिन इफ द ड्रग इज ट्रूली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड प्रेशर रिडक्शन। फिर वो कहते हैं कि क्या हो सकता है कि इन फैक्टर्स ने अपना ज्यादा रोल प्ले किया हो, ठीक है, आपके इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे ड्रग ने किया है रोल प्ले ज्यादा। ठीक है, या मिसाल के तौर पर आपकी ड्रग तो पूरी तरह इफेक्टिव थी, लेकिन लेकिन उसकी डाइट अच्छी नहीं थी, उसकी एज सही नहीं, उसकी एज ज्यादा थी आपके जो पेशेंट की या पार्टिसिपेंट की, उसकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी, उसकी ओवरऑल हेल्थ भी सही नहीं थी। अब ड्रग तो आपकी बहुत अच्छी है, प्योर है, बहुत जबरदस्त ड्रग है आपकी, लेकिन आगे से दूसरे फैक्टर्स भी तो मैटर करेंगे ना। वो आपकी जो ड्रग का असर है वो दूसरे फैक्टर्स की वजह से हो ही नहीं रहा। तो आप फिर क्या इससे कंसिडर कर लेंगे यार ये ड्रग अच्छी नहीं है? आपके रिजल्ट ही क्यों नहीं, क्योंकि आपके रिजल्ट ही सही नहीं ना आ रहे, तो फिर आप ये कंसीडर कर जाएंगे कि यार आपकी जो ड्रग है ना ये अच्छी नहीं है। हालांकि ड्रग तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके जो दूसरे फैक्टर्स ने आके बीच में अपना अपना लुच तल दिया या अपनी टांग अड़ा दी, तो आपके रिजल्ट खराब हो गए। समझ आ गई एक्सट्रीमनेस वेरिएबल की? ओके, यहाँ पर एक और एग्जांपल है हमारे पास। अ स्टडी इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक, यहाँ पर 4-5 एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं, आपको अगर पहली एग्जांपल से समझ नहीं है तो किसी ना किसी से समझ आ जाएगी। अ स्टडी इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ स्पेसिफिक डाइट, अगर डाइट की बात हो रही है हम वेट लॉस को चेक करेंगे। डाइट के साथ वेट लॉस, दो वेरिएबल है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर एक्सट्रीमनेस वेरिएबल्स क्या होंगे? माइट इंक्लूड पार्टिसिपेंट्स एक्सरसाइज लेवल, जेनेटिक फैक्टर, स्लीप पैटर्न, स्ट्रेस लेवल। अब आपकी जो डाइट है ना, वेट लॉस की बात हो रही है, लेकिन आप डाइट तो सही दे रहे हैं, अब वेट लॉस सही नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि वो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा, उसके जेनेटिक फैक्टर्स का भी इशू है, स्लीप पैटर्न्स पे भी मसला है, स्ट्रेस लेवल्स का भी इशू है। अब आपकी डाइट तो बहुत अच्छी है, आप कहें जी मैं डाइट स्पेशलिस्ट बंदा हूं या बंदी हूं, मैंने तो 100 हर चीज को देखते हुए मैंने डाइट इनको बता दी है, बट फिर भी ये असर नहीं कर रही, वहां पर फिर दूसरे फैक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे होंगे ना। जो दूसरे वेरिएबल्स हैं वो एक्सट्रीमनेस वेरिएबल जो आपके उस एक्सपेरिमेंट को खराब कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इंटरवेनिंग वेरिएबल या फिर कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल को इंटरवेनिंग वेरिएबल भी कहते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होते हैं? ये उसी की सब टाइप होती है एक्सट्रीमनेस वेरिएबल की ही। एक और कॉन्सेप्ट है किसका? एक्सट्रीमनेस वेरिएबल की ही सब टाइप होती है, यानी कि उसी के अंदर ये, उसी के अंदर से ये वेरिएबल्स निकलते हैं जिनको कंफाउंडिंग वेरिएबल कहते हैं। कंफाउंडिंग वेरिएबल इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सट्रीमनेस वेरिएबल दैट इज रिलेटेड टू बोथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, जो दोनों से रिलेट करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल से भी रिलेट करेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से भी रिलेट करेगा, या उन दोनों से रिलेटेड होगा आप कह सकते हैं। एंड कैन फॉल्सली सजेस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू। अब इन दोनों के दरमियान में ये वेरिएबल एक फेक रिलेशनशिप बना देगा, फॉल्स रिलेशनशिप डेवलप कर देगा, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाओगे या आप गलत रिजल्ट निकाल लोगे या आप गलत अंडरस्टैंडिंग कर जाओगे। कैसे? मिसाल के तौर पर, इट पोजेस द थ्रेट टू अ इंटरनल वैलिडिटी ऑफ स्टडी, यानी कि इंटरनल वैलिडिटी को ये क्या कर देता है, थ्रेट होता है, मतलब इफेक्ट कर सकता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, उससे अच्छे से समझ आ जाएगी आपको। फॉर एग्जांपल, ये यानी कि मिसलीड करता है आपको रिजल्ट के अंदर। अच्छा, एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज द रिसर्चर इज इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन आइसक्रीम सेल एंड ड्रॉनिंग इंसिडेंट्स, यानी कि डूबने के जो हादसात हो रहे हैं ना, आइसक्रीम सेल के साथ वो देखना चाह रहा है डूबने के वाकयात, एक रिसर्चर। यानी कि आइसक्रीम की सेल जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डूबने के वाकयात वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये दो वेरिएबल है हमारे पास। अच्छा, अब जब उसने रिजल्ट निकाले ना, उसको पता चला कि जब ना आइसक्रीम की सेल ज्यादा होती है ना, तो उस वक्त डूबने के वाकयात भी ज्यादा होते हैं। और आइसक्रीम सेल जाहिर सी बात है गर्मी में होती है ना, और गर्मी के अंदर ही लोग ज्यादातर नहरों में नहाने जाते हैं या स्विमिंग पूल्स में नहाने जाते हैं, जिसकी वजह से डूबने के
जो है ना हादसा ज्यादा होते हैं। जैसे कराची के अंदर जो है ना, मतलब अक्सर ये सुनने में मिलता है कि वहां पर नहाने गए थे या गर्मी से बचने के लिए वहां गए थे तो डूब गया बंदा या बंदी, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंफाउंडिंग वेरिएबल होगा ना वो होगा वेदर, वेदर या टेम्परेचर। अब जो टेम्परेचर है या वेदर है या मौसम आप कह सकते हैं, अब ये दोनों के साथ रिलेट करता है। समर यानी कि मौसम जो है वो आइसक्रीम के साथ भी रिलेट कर रहा है, डूबने के वाकयात के साथ भी रिलेट कर रहा है, यानी कि इन दोनों के दरमियान में एक फॉल्स रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है। हमें ये लग रहा है कि आइसक्रीम की सेल ज्यादा हो गई है, इस वजह से डूबने के वाकयात ज्यादा हो रहे हैं। हालांकि असल प्रॉब्लम सीजन के साथ है, असल प्रॉब्लम टेम्परेचर या वेदर का है। वेदर बेसिकली कॉज कर रहा है डूबने के वाकयात को, आइसक्रीम की सेल कॉज नहीं कर रहे। इस वेदर की वजह से आइसक्रीम की सेल ज्यादा हो रही है और वेदर की वजह से लोग नहाने जाते हैं जिसकी वजह से डूबते हैं, ठीक है। तो ये एक फेक रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। जब हमारे रिजल्ट आएंगे तो हमें यही लगेगा कि जब जब आइसक्रीम की सेल ज्यादा होती है तब तक डूबने के वाकयात भी ज्यादा नजर आते हैं, जब आइसक्रीम की सेल कम हो जाती है तब डूबने के वाकयात भी कम हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो गर्मी का मौसम है ना वो दोनों को कॉज कर रहा है, दोनों की यानी कि चीज दोनों की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, दोनों को कम कर रहा है। अच्छा, इससे तो आप कह सकते हैं ये सर ये बेतुकी सी एग्जांपल थी, हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अ स्टडी इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ न्यू मेडिकेशन, एक नई मेडिसिन है ऑन पेन रिडक्शन, उसको हमने चेक करना है पेन रिडक्शन, यानी कि एक नई मेडिसिन का पेन पर क्या असर होता है, पेन कम होता है या नहीं होता। दो वेरिएबल हैं। अच्छा, अब यहां पर जो कंफाउंडिंग वेरिएबल होगा, द एज ऑफ पार्टिसिपेंट कुड बी अ कंफाउंडिंग वेरिएबल बिकॉज यंगर इंडिविजुअल्स में रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द मेडिकेशन कंपेयर टू द ओल्डर इंडिविजुअल। अब यहां पर जो है ना मेडिकेशन, जो यंग होगा या नौजवान होगा ना वो अलग तरह से उस पर इफेक्ट होता है मेडिसिन का, जो बूढ़े लोग होते हैं उस पर और तरह से इफेक्ट होता है। अब यहां पर जो एज है ना ये कंफाउंडिंग वेरिएबल होगी, यानी कि एज इफेक्ट करेगी आपकी उस रिलेशनशिप को, कॉज एंड इफेक्ट वाले को, ठीक है। यानी कि यंग एज वाला किसी और तरह से आपको रिजल्ट दे रहा होगा और ओल्ड एज वाला किसी और तरह से। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। रिसर्च एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी, एक्सरसाइज और हार्ट हेल्थ, यानी कि एक्सरसाइज देखना और हार्ट की हेल्थ यानी कि दिल का जो सेहत है वो देखनी है। अब यहाँ पर कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होंगे, स्मोकिंग स्टेटस कुड बी अ कंफाउंडिंग वेरिएबल बिकॉज स्मोकर्स आर मोर लाइकली टू हैव पुअर हार्ट हेल्थ। अब वो जितनी जितनी मर्जी एक्सरसाइज करी जाए लेकिन अगर वो स्मोकिंग नहीं छोड़ रहा ना तो वो क्या होगा, स्मोकिंग की वजह से क्या होगा, उसकी हार्ट हेल्थ खराब होगी। एंड दे मे ऑल्सो बी लेस लाइकली टू एक्सरसाइज रेगुलरली, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, स्मोकिंग करेगा ना, स्मोकिंग की वजह से वो मेंटली तौर पर भी फिट नहीं रहेगा और फिजिकली भी फिट नहीं रहेगा, तो जिसकी वजह से वो लेजी हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, एक्सरसाइज करने के लिए नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारा रिजल्ट क्या निकल रहा है कि एक्सरसाइज नहीं हो रही, इसकी वजह से उसकी ना मतलब कि दिल की हेल्थ या हार्ट हेल्थ उसकी खराब हो रही है। जैसे जब वो एक्सरसाइज करने जाता है तो वो हार्ट की हेल्थ क्या हो जाती है, बेहतर हो जाती है। अब हमें लग रहा है यानी कि एक्चुअल में क्या होता है कि वो स्मोकिंग का इशू है। जब वो स्मोकिंग छोड़ देता है तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, नॉर्मल होता है, तो फिर नॉर्मल काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। यानी कि जब ड्रग वगैरह को छोड़ देता है तो नॉर्मल करता है। तो वो हमें लग रहा है कि जब वो एक्सरसाइज करने जाता है तो हार्ट की हेल्थ सही हो जाती है। तो बेसिकली इस तरह से क्या होता है कि एक थर्ड वेरिएबल होता है जो आपके जो उसको रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहा होता है। ये इसकी कंफाउंडिंग वेरिएबल की है मिसाल। अब हमारे पास दो वेरिएबल रह गए, बस ये दो पढ़ेंगे उसके बाद एंड कर देंगे, 10 मिनट का और हमारा है टाइम अभी। मॉडरेटर वेरिएबल, इसमें और मीडिएटर वेरिएबल में इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है लोगों को, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। मॉडरेटर और मीडिएटर, ये देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अ मॉडरेटर वेरिएबल इज अ थर्ड वेरिएबल that influence the strength or direction of the relationship between two other variables। ऐसा वेरिएबल जो बेसिकली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो है, जो उसका उसकी जो आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ है या आप कह सकते हैं उसका जो रिलेशनशिप है ना उसको इफेक्ट करेगा। ऐसा वेरिएबल जो दो वेरिएबल के रिलेशनशिप को इफेक्ट करे, दैट इज मॉडरेटर वेरिएबल। इट अफेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल विदाउट बीइंग पार्ट ऑफ द कॉजल चेन। अब एक तो ये देखें ना कैसे इफेक्ट कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इन अदर वर्ड्स द मॉडरेटर इन्फ्लुएंसेस हाउ और व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल बट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई दे आर रिलेटेड। लेकिन उनका रिलेशनशिप नहीं बता रहा होता है, जिसको कॉजल चेन हमने बोला है। कैसे वो हम मैं नीचे जाके आपको बताता हूँ, एग्जांपल देख लें पहले। अच्छा, एग्जांपल देख लेते हैं।
मॉडरेटर वेरिएबल, लेट्स कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। दो वेरिएबल है हमारे पास। द पर्सनैलिटी टाइप ऑफ एन इंडिविजुअल कैन एक्ट एज मॉडरेटर वेरिएबल। सम पीपल माइट बी मोर रेजिलियंट टू स्ट्रेस, मीनिंग दैट इवन इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन दे मेंटेन हायर जॉब सेटिस्फैक्शन। अब जहां पर स्ट्रेस है ना, वो मॉडरेटर वेरिएबल, सॉरी पर्सनैलिटी जो है ना, हमने देखना रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, लेकिन यहाँ पर जो पर्सनैलिटी टाइप है ना, वो मॉडरेटर के तौर पर काम करेगी, यानी कि इसके रिलेशनशिप को स्ट्रेस और जॉब सेटिस्फैक्शन के रिलेशनशिप को इफेक्ट करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी पर्सनैलिटी टाइप। अगर वो पर्सनैलिटी टाइप ऐसी है कि जो स्ट्रेस को इजीली मेंटेन कर सकती है, तो भी रिलेशनशिप को इफेक्ट कर दिया उसने, ठीक है। यानी कि हमें पता चलेगा कि स्ट्रेस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता जॉब सेटिस्फेक्शन से, यानी कि अगर स्ट्रेस ज्यादा भी होगी फिर भी बंदा जॉब से सेटिस्फाई रहेगा। लेकिन अगर पर्सनैलिटी ऐसी है जो स्ट्रेस को, यानी कि जैसे वो उसकी है ना, बिग फाइव के अंदर एक पर्सनैलिटी है न्यूरोटिसिज्म। अब अगर वो पर्सनैलिटी होगी तो वो स्ट्रेस को मेंटेन नहीं कर पाती, मेंटेन नहीं कर पाएगी तो इसका मतलब फिर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। लेकिन जब इस तरह की पर्सनैलिटी होगी तो हमें लगेगा कि यार जब स्ट्रेस ज्यादा होती है तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होती, ठीक है। अब पर्सनैलिटी क्या करेगी, रिलेशनशिप को इफेक्ट करेगी। जैसे यहाँ पर स्ट्रेस और डिप्रेशन है ना, इसको इफेक्ट, इसके रिलेशनशिप को इफेक्ट करेगी सोशल सपोर्ट। अगर सोशल सपोर्ट, अगर स्ट्रेस ज्यादा है लेकिन सोशल सपोर्ट मिल रही है तो डिप्रेशन नहीं होगा, लेकिन अगर स्ट्रेस ज्यादा है सोशल सपोर्ट नहीं मिल रही तो फिर डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इफेक्ट कर रही होती है आपके रिलेशनशिप को, कॉज एंड इफेक्ट वाले रिलेशनशिप को, मॉडरेटर, ठीक है, जो रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है। अच्छा, अब आ जाते हैं मीडिएटिंग वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल is the third variable that helps to explain the relationship between the independent variable and the dependent variable. It lies along the causal pathway. इसमें causal pathway होता है, यानी कि ये cause कर रहा होता है रिलेशनशिप को, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को कॉज कर रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये कॉज करेगा मीडिएटर को और मीडिएटर कॉज करेगा फिर डिपेंडेंट वेरिएबल को। ऐसे होता है, डायरेक्ट भी होता है लेकिन ऐसे ये चलती है चेन मीडिएटिंग में। सपोज मिसाल के तौर पर we want to understand the relationship between exercise and overall health. एक्सरसाइज और ओवरऑल हेल्थ को हमने देखना है। इसमें क्या होगा, मीडिएटिंग वेरिएबल। इन दिस केस वेट लॉस कैन एक्ट एज मीडिएटिंग वेरिएबल। रेगुलर एक्सरसाइज लीड टू वेट लॉस, यानी कि जब एक्सरसाइज करेगा तो उसका वेट लॉस होगा, जब वेट लॉस होगा तो उसकी हेल्थ ऑटोमेटिकली मतलब कि अच्छी हो जाएगी। अब यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल थे, एक्सरसाइज और हेल्थ, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे। लेकिन एक थर्ड वेरिएबल आया, वेट लॉस। वो अगर वेट लॉस ने मीडिएटिंग का रोल, मीडिएटिंग वेरिएबल का रोल प्ले किया। कैसे किया, जब एक्सरसाइज करेगा, जब एक्सरसाइज करेगा तो वेट लॉस होगा, जब वेट लॉस होगा तो वो उसकी हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर एक्सरसाइज नहीं करेगा तो उसका वेट लॉस भी नहीं होगा, जब वेट लॉस नहीं होगा तो उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी। यानी कि ये कॉजल पाथ इसने अपनाया है, ये मीडिएटिंग वेरिएबल कॉजल पाथ पे होता है। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज करेगा इसको, मीडिएटर को, और मीडिएटर फिर कॉज करेगा डिपेंडेंट को, कि जब एक्सरसाइज की तो वेट लॉस हो गया, जब वेट लॉस हुआ तो फिर उस वक्त उसकी हेल्थ अच्छी हो गई। ये कॉजल पाथ में एग्जिस्ट कर रहा होता है, जबकि मॉडरेटर कॉजल पाथ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट उसके रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहा है। अच्छा, अगर डिफरेंस की बात करें, की डिफरेंस बिटवीन अ मॉडरेटर वेरिएबल एंड मीडिएटिंग वेरिएबल इज देयर रोल इन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इनमें इनके रिलेशनशिप की बेसिकली बात होती है कि डिपेंडेंट और वेरिएबल, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान रिलेशनशिप में इनका क्या रोल होता है। मॉडरेटर वेरिएबल क्या करता है, इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, विदाउट बीइंग अ कॉजल पाथ, विदाउट बीइंग पार्ट ऑफ द कॉजल चेन। जबकि मीडिएटिंग वेरिएबल क्या होता है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल बाय बीइंग पार्ट ऑफ द कॉजल पाथ। यानी कि पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको कॉज करेगा मीडिएटर को, मीडिएटर फिर कॉज करेगा डिपेंडेंट को। एग्जांपल, वेट लॉस मीडिएटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज एंड ओवरऑल हेल्थ, जैसे हमने ऊपर देख लिया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, ये जो मीडिएटर है ना, मीडिएटर, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए मीडिएटर क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यानी कि जब वेट लॉस होगा तभी वेट लॉस ही, वेट लॉस इफेक्ट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो फिर ये जो वेट लॉस है यानी कि मीडिएटर है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है डिपेंडेंट के लिए, और इंडिपेंडेंट के लिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। ये इस लिहाज से भी होता है, इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, researchers use those concepts to gain the deeper understanding of how different variables interact and influence each other in the various contexts.
बोथ मॉडरेटर एंड मीडिएटिंग वेरिएबल्स आर एसेंशियल फॉर कंप्रीहेंसिव एनालिसिस इन सोशल साइंसेज, साइकोलॉजी एंड मैनी अदर फील्ड्स। बहुत जरूरी होता है। अब ये बेसिकली मीडिएटर और मॉडरेटर वेरिएबल्स हैं, ये उसके दोनों की है वो आप कह सकते हैं पिक्चर, इसको देख लीजिएगा। ये दो टाइप से हमारे पास एक्टिव वेरिएबल जिनको हम एक्सपेरिमेंट के दौरान ही क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। जैसे न्यू ड्रग की हमने बात की थी कि जब हमें कम मेडिसिन दिया तो हम थोड़ी देर बाद उसको बढ़ा के दे सकते हैं। एट्रीब्यूट वेरिएबल क्या होता है? एट्रीब्यूट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे कि एज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम वगैरह। ठीक है, ये जो आपकी जो है मतलब जो पार्टिसिपेंट की एज होगी वही रहेगी, जेंडर जो है वही रहेगा, चेंज नहीं किया जा सकता। एजुकेशन और इनकम जो है वही रहेगी, चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये याद रखिएगा इसको।